हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 94। मोहित ने देखा उसके परिवार में सब उसके अपने वहाँ उसके बड़े से घर में बैठे हुए थे। मोहित को देखते ही सब खुश हो गए। एक लड़की लगभग दौड़ती हुई आई और मोहित से गले लग गई और कहा, मोहित भैया, आप कैसे हो? आप भाभी को साथ नहीं लाए? ये लड़की मोहित रायजादा की बहन पलक रायजादा थी। पलक दिखने में सुंदर और प्यारी थी। वो एक फैशन डिजाइनर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन बनना मॉडल चाहती थी। वो मोहित से बहुत प्यार भी करती थी। मोहित के परिवार में सब उससे प्यार करते थे। मोहित ने पलक को गले लगाया और पूछा, कैसी हो पलक? मैं ठीक हूँ भैया, पलक बोली। मोहित ने उसे खुद से दूर किया और अपनी माँ की तरफ बढ़ गया। उसकी माँ उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, तुम्हें यहाँ देखकर मेरे दिल को सुकून मिल गया है मोहित। मोहित ने अपनी माँ से सीधा सवाल किया, मैं यहाँ आपको सुकून देने नहीं आया हूँ मॉम। मैं बस ये पूछने आया हूँ कि आपके भाई मिस्टर कुशल रायजादा जतिन से मिलने क्यों गए थे? जी हाँ, उसी दिन जैस्मिन के साथ जब जतिन जबरदस्ती कर रहा था, उसी दिन मोहित ने कुशल यानी अपने मामा को जतिन से बात करते हुए देखा था। जबकि जतिन को कुछ खास लोग जो रायजादा फैमिली से थे वो जानते थे। मोहित के सवाल को सुनकर उसकी माँ ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें कुछ कन्फ्यूजन हुई है बेटा। हम में से कोई क्यों जाएगा जतिन से मिलने, जबकि हम जानते हैं वो बंदा काफी घिनौना है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मोहित ने सर हिलाया और कहा। उसकी तीखी नज़र उसके मामा पर गई। मोहित ने सीधा जाकर अपने मामा से सवाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो घबरा गए। तब मोहित की माँ ने बीच में आते हुए कहा, मोहित, तुम अपने मामा से किस तरह से बात कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने सोचा कि तुम इतने दिनों बाद आए हो तो हम खुश हो गए, लेकिन तुम तो यहाँ बीवी का चमचा बनकर आए हो। प्यार करता हूँ मैं जैस्मिन से, चमचागिरी नहीं मॉम। खैर, आपको प्यार का मतलब नहीं समझ आएगा, मोहित ने नफरत से कहा। उसने सर हिलाया और सबको वार्निंग देते हुए कहा, मॉम, अपने भाई से कह देना कि वो जैस्मिन से दूर रहे। मोहित वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ गहन जंगलों के बीच में एक छोटी सी पुरानी खंडहर नुमा फैक्ट्री में प्रिया होश में आ चुकी थी। वो रो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बचकर कैसे भागे। प्रिया के होश में आते ही एक गुंडे ने प्रिया से पूछा, ओ लड़की, चल अच्छा है तुझे होश आ गया, चल बता क्या सुना तूने वहाँ पर? प्रिया ने जल्दी से सर हिलाया और घबराते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं सुना। तुम सब लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? वो गुंडे प्रिया को ये समझकर लाए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि प्रिया ने उनकी बात सुन ली थी, और ये सच भी था। लेकिन प्रिया ने झूठ बोलना ही सही समझा। वो गुंडे अपने चाय नाश्ते का इंतजाम कर रहे थे कि अचानक कई सारी गाड़ियों का काफिला वहां पर आ गई। वो सभी गुंडे सोचने लगे, ये कार कैसे आई? कार से बाहर करीम, बिहान और करीम के स्पेशल गार्ड्स थे। उन सब ने उस झोपड़ी को घेर लिया था ताकि अब वो प्रिया को बचा सके। एक गुंडे ने बाहर देखा और कहा, भाई बाहर देखो, इतनी सारी गाड़ियाँ, मुझे लगता है ये सब इस लड़की के लिए आई हैं। उस गुंडे की बात सुनकर पहले गुंडे से प्रिया के मुंह पर पट्टी बांध दी और बोला, अरे चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो भेजा उड़ा दूंगा। प्रिया डर गई। बाहर करीम के साथ पुलिस वाले भी थे। पुलिस वालों ने
चारों तरफ से उसे घेर लिया था। विहान जल्दी से अंदर आया तो उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया और एक गुंडा बोला, क्या बे, कहाँ जा रहा है? मेरे रास्ते से हट जाओ। विहान उन सब पर चिल्लाया। विहान के चिल्लाने पर प्रिया को उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो बोलना चाहती थी। करीम भी बाहर आ गया था। करीम बाहर खड़ा डेविड इस्माइल पास कर रहा था, क्योंकि करीम जानता था कि विहान क्या चीज़ था। वहीं विहान को उन गुंडों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। वो गुंडे विहान को चारों तरफ से घेरा हुआ था। वो गुंडे विहान को चारों तरफ से घेर चुके थे। विहान ने उन गुंडों को अपने आसपास गोल गोल घूमते हुए देखा। वो एक डेविड इस्माइल करते हुए बोला, लड़की कहाँ है? उसे जाने दो, मैं तुम सबको जाने दूंगा। विहान की बात सुनकर वो गुंडे जोर जोर से हंसने लगे और फिर एक गुंडे ने कहा, अरे तो हमने रोका कहाँ है तुम्हें? जाओ, ले जाओ लड़की को, लेकिन हाँ, पहले अपनी जान तो हमें देते जाओ। उस गुंडे के इतना बोलने पर विहान ने अपनी जलती आंखों से उसे घूरा और हंसने लगा। विहान को हंसता हुआ देखकर उन गुंडों की भौहें तन गई। विहान बोला, लड़की को तो मैं लेकर जाऊंगा, फिर तुम्हें मार कर ले जाऊं। इतना बोलते हुए विहान गुस्से से अपने हाथ वो हवा में उठाया और सामने खड़े एक गुंडे के कान के पास मुक्का इतना तेज लगा कि वो गुंडा 10 कदम दूर जा गिरा। अचानक विहान के हमले से वो गुंडे घबरा गए, लेकिन अगले ही पल वो लड़ने के लिए तैयार थे। उन सब ने विहान पर हमला करना शुरू कर दिया। अंदर प्रिया का दिल जोर से धड़क रहा था और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। करीम अपनी कार के बोनट पर बैठ गया था। वो ब्लैक 3 पीस सूट में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जब गुंडे विहान के साथ लड़ रहे थे, तब एक पुलिस वाले ने करीम से कहा, मिस्टर कपूर, मुझे अब जाना चाहिए। मिस्टर ओबराय को लड़ने की क्या ज़रूरत है, जब हम पहले ही यहाँ आ चुके हैं। इंस्पेक्टर की बात सुनकर करीम ने हल्की स्माइल दी और कहा, क्या तुम्हारी वाइफ या गर्लफ्रेंड को कोई किडनैप करके ले जाएगा तो क्या तुम्हें गुस्सा आएगा? करीम के सवाल को सुनकर इंस्पेक्टर ने हाँ में सर हिला दिया। तब करीम ने कहा, फिर विहान को रोकने की कोशिश मत करो, पहले उसे अपना गुस्सा निकाल लेने दो, क्योंकि जिस लड़की को बचाने वो गया है, यही वो उससे प्यार करता है। करीम की बात सुनकर इंस्पेक्टर चुप हो गया। आज दूसरी बार था जब वो इंस्पेक्टर करीम के साथ था और आज वो हैरान भी था कि करीम इतना शांत कैसे था और स्माइल भी कर रहा था। इंस्पेक्टर ने मन में सोचा, मिस्टर कपूर ने स्माइल करना कब सीखा? करीम बोनट पर आराम से बैठा हुआ था और आराम से विहान को लड़ता हुआ देख रहा था। कुछ ही पल में विहान ने उन गुंडों को पछाड़ दिया। वहाँ मात्र 7-8 गुंडे थे। वो सभी जमीन पर गिरे हुए थे। कहते हैं, अपने बाप से पंगा नहीं लेना चाहिए। इतना बोलते हुए विहान ने सर हिला दिया और गुस्से से जमीन पर पड़े हुए गुंडों को लात मार दी। वो एक किनारे सरक गया। विहान जल्दी से अंदर गया। उसने प्रिया को देखा और जल्दी से उसने प्रिया के मुंह से पट्टी हटाई। उसने पूछा, प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? विहान। प्रिया बुदबुदाई तो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। दुबली पतली प्रिया काफ़ी डरी सहमी हुई थी। विहान ने प्रिया को अपने सीने में छुपा लिया और उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। उसने प्रिया से कहा, आई एम सॉरी प्रिया, मैंने तुम्हारी कॉल पिक नहीं की। आई एम सॉरी। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वो बस विहान के सीने में छिपी रही। लगभग 1 घंटे के बाद करीम विहान प्रिया को लेकर वहाँ से निकल गए थे। वो सभी हॉस्पिटल में थे। प्रिया को डॉक्टर से दिखाने के बाद
विहान प्रिया को अपने घर ले गया। प्रिया के मिल जाने की खबर करीम ने सना को फोन पर बताई और फिर सना जल्दी से अपने काम को खत्म करके प्रिया से मिलने आ गई। विहान के घर आते ही सना भागकर प्रिया से मिली। उसके साथ शैली भी थी। प्रिया को गले लगाते हुए सना ने प्रिया से पूछा, प्रिया, ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। परेशान होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिया ने कहा। शैली ने भी प्रिया से हाल चाल पूछा। करीम और विहान उन तीनों सहेलियों को वहां पर छोड़कर चले गए ताकि प्रिया अब रेस्ट कर सके। उसके जाने के बाद सना ने पूछा, प्रिया, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ प्रिया, क्या उसी वजह से उन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था? शैली ने पूछा। प्रिया ने शैली और सना को बताया। हाँ, असल में मेरे साथ उस दिन कुछ हुआ। मैं अपनी मॉम के बार बार कहने पर उस दिन एक लड़के से मिलने गई। व्हाट? तुम किसी और को डेट कर रही हो? शैली ने पूछा। अरे नहीं, बात तो सुनो, प्रिया ने घूरा। शैली मुस्कुरा दी। प्रिया ने बोला, असल में मैं उस लड़के से मिलकर ये कहना चाहती थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ और वो अपने साइड से मेरी मॉम को मना कर दे। यही कहने जब मैं होटल गई तो उसका इंतज़ार कर रही थी, तब मैंने एक औरत की आवाज़ सुनी। वो औरत किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी और उसने कहा। क्या कहा? शैली और सना ने जल्दी से पूछा। प्रिया बोली, वो औरत कौन थी मैं नहीं जानती, लेकिन उसने कहा, जैस्मिन और मोहित को मैं एक नहीं होने दूंगी। मोहित पर केवल मेरा अधिकार है। वहाँ पर दो औरत थी, एक की उम्र ज़्यादा थी और एक लड़की थी। प्रिया की बात सुनकर शैली ने बोला, इसका मतलब साफ है, कोई है जो जैस्मिन और मोहित को अलग करना चाहता है, उनके बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करके। प्रिया ने सर हिलाया और बोली, और मुझे लगता है मोहित सर का परिवार भी इसमें शामिल है। जैसे ही प्रिया ने ये कहा, शैली और सना दोनों हैरान हो गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मोहित का परिवार भी इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन अब उनको इस बात पर यकीन करना ही था, क्योंकि सना ने प्रिया और शैली को एड्रेस करते हुए कहा, हाँ, तुम ठीक कह रही हो प्रिया, मुझे यकीन है। क्या तुम दोनों को याद नहीं, जैस्मिन ने हमें बताया था कि उसके ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते हैं और उन्हें मोहित भाई और जैस्मिन की शादी भी नहीं करवानी थी। शैली ने भी उस बात को याद करते हुए कहा, हाँ, मुझे भी याद है। अब हम क्या करेंगे? शैली ने सवाल पूछा। सना ने उसकी तरफ देखा और कहा, करना तो बहुत कुछ है शैली। सबसे पहले हमें जैस्मिन और मोहित भाई को मिलवाने का प्लान सोचना होगा। उन दोनों की गलतफहमी दूर करनी होगी। प्रिया और शैली ने हाँ में सर हिला दिया। तभी शैली का फोन बजने लगा। शैली ने देखा उसकी माँ का कॉल था। शैली ने एक्सक्यूज मी बोला और साइड होकर अपनी माँ से बात करने लगी। शैली की माँ ने कहा, शैली बेटा, तुम पफ फेरी की रस्म के लिए कब आ रही हो? शैली ने अपनी माँ की बातों को सुना और कहा, माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो। शैली की बात सुनकर शैली की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, असल में यहाँ तुम्हारा एक पुराना दोस्त आया हुआ है। वो चाहता है कि जब तुम आओ तो उससे मिल लो। मेरा पुराना दोस्त कौन? शैली ने पूछा। उसकी माँ ने कहा, मुझे नहीं याद बेटा, वो अपना नाम भी नहीं बता रहा है। बोल रहा है कि तुमसे मिलकर ही बताएगा। ठीक है माँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, शैली ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर शैली ने अपने पुराने दोस्तों
को एक बारे में सोचा, लेकिन कोई उसे याद नहीं आया। शैली ने सर हिलाया और प्रिया सना के पास आ गई। उन तीनों सहेलियों ने जैस्मिन और मोहित के प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत की और फिर जाने के लिए रेडी हो गई। तभी कमरे में विहान आ गया। विहान ने आते ही कहा, मिसेज कपूर। मिसेज कपूर सुनकर सना और शैली दोनों ने उसे पलट कर देखा और से एक साथ हाँ बोला तो प्रिया को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए विहान से कहा, विहान, अब तुम्हें मिसेज कपूर 1 और मिसेज कपूर 2 कहने की आदत डालनी होगी, और शायद मुझे भी। क्यों, है ना? विहान मुस्कुरा दिया। सना और शैली ने घूरते हुए प्रिया को देखा। प्रिया ने आंख मार दी। सना ने प्रिया की इस बदमाशी का बदला तुरंत लिया और शैली को एड्रेस करते हुए कहा, चलो जेठानी जी, चलते हैं यहाँ से। लगता है यही हम यहाँ कबाब में हड्डी बन रहे हैं। वैसे तो शैली सना की जेठानी बन चुकी थी, लेकिन वो शायद इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। इसीलिए उसने सना की ओर देखते हुए जेठानी शब्द पर जोर दिया और बुदबुदाई, जेठानी। उसकी टांग खींचते हुए सना मुस्कुरा दी और जबकि प्रिया ऑकवर्ड हो गई थी। कुछ देर बाद सना और शैली दोनों विहान के साथ घर से बाहर आ गई। करीम और सना ने शैली को हर्ष के विला में छोड़ दिया और फिर अपने विला के लिए निकल गए। जब करीम और सना कार में थे तब सना उसके बगल में बैठी हुई थी और करीम कार ड्राइव कर रहा था। करीम ने देखा आज 2 दिन बाद सना स्माइल कर रही थी। करीम को अच्छा लगा। कार में बैठी सना करीम के कंधे पर अपना सर रखे हुई थी, जबकि करीम कार ड्राइव कर रहा था। उसी तरह करीम के कंधे पर सर रखे हुए सना ने करीम से कहा, करीम, एक बात पूछूं? पूछो बच्चा, करीम ने प्यार से कहा। सना ने उसके कंधे से अपना सर हिला दिया और कहा, तुम्हें बच्चे पसंद हैं? अचानक सना के इस सवाल को सुनकर करीम ने कार में ब्रेक लगा दी। सना ने नज़र उठाकर उसको देखा। कार रुकने के साथ ही करीम ने सना को अजीब तरह से देखा। उसने सना के सवाल के बदले सवाल किया, पहले तुम बताओ, क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? क्या तुम मेरे साथ बच्चा करना चाहती हो? करीम एक पल के लिए इस बारे में सोचकर खुश हुआ। उसके आंखों के सामने एक साथ कई बच्चे और बच्चों की माँ यानी सना दिखाई दे रही थी। करीम मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पल सना के यूट्रस के बारे में सोचकर उसका चेहरा मुरझा गया। वहीं करीम के सवाल को सुनकर सना जबरदस्ती इस्माइल करने लगी और उसने कहा, हाँ, मुझे बच्चे पसंद हैं, लेकिन क्या? करीम ने सना को देखा। सना कार से बाहर देखने लगी। उसके आंसू की एक बूंद उसके गाल पर गिरी। उसने करीम के देखने से पहले अपने आंसुओं को पोंछ लिया। सना ने सोचा कि करीम उसके आंखों के आंसुओं को नहीं देख पाया, लेकिन भला करीम अपनी सना के आंसुओं को कैसे नहीं देख पाता। करीम ने सना को अपने पास खींच लिया। सना आकर करीम से चिपक गई। करीम ने सना के माथे को प्यार से किस किया और कहा, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो किसी बात से, लेकिन मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को हल कर दूंगा। करीम के शब्दों ने शायद सना को स्ट्रांग किया, क्योंकि सना उसकी गोद में दुबक गई। कुछ देर बाद करीम और सना अपने विला पहुंच चुके थे। दोनों ने साथ में रात का डिनर किया और प्यार भरी बातें कर रहे थे। करीम सना के लिए वजह से विथ केयरिंग हो चुका था। सना की आंखों में आंसू की एक बूंद भी करीम को बर्दाश्त नहीं थी। खाने के बाद करीम और सना सोने के लिए चले गए। अगली सुबह सना रेडी हुई और अपने काम पर चली गई। आज भी शैली उसके साथ नहीं आई थी, क्योंकि उसे अपने मायके जाना था। शैली ने सना को सुबह सुबह कॉल पर बता दिया था
कि वो नहीं आ पाएगी। सना प्रीति को अपने साथ ले गई। प्रीति सना की कंपनी में और उसके साथ साथ जहाँ भी जाती सबसे अच्छा व्यवहार करती, क्योंकि वो अपने अच्छे व्यवहार के कारण सबकी नज़रों में आना चाहती थी। प्रीति एक गरीब घर की लड़की थी जो भागकर अपने घर से मुंबई आ गई थी एक फेमस एक्ट्रेस बनने के लिए। उसे यहाँ काम की ज़रूरत थी और बड़े नाम की जो उसका सपोर्ट कर सके। प्रीति की किस्मत अच्छी थी कि उसे सना मिल गई और सना ने तो उसे अब जॉब भी दे दिया था। प्रीति के लिए तो सोने पर सुहागा जैसे फीलिंग थी। आज सना फिर से अपनी शूटिंग लोकेशन पर नियति और ईशान के साथ थी। नियति सना से ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस थी। वो कई सालों से इंडस्ट्रीज में थी और ईशान की तरह ही उसका भी बड़ा नाम था। उसके सामने सना अभी एक छोटी सी एक्ट्रेस थी। नियति को शूटिंग लोकेशन पर एक अलग केबिन मिला हुआ था और ईशान को भी, जबकि सना को सभी क्रू मेंबर के साथ ही बैठना पड़ रहा था। जब सना वहाँ बैठी हुई थी और उसके साथ प्रीति भी थी, तभी एक लड़की वहाँ पर आई। वो लड़की इस फिल्म में ईशान की बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले कर रही थी। ये थी करिश्मा राजावत। हाय सना, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? करिश्मा ने सना के पास आते हुए कहा। हाय करिश्मा, सना ने प्यार से कहा और फिर उसने आगे कहा, क्या मुझे कहीं और बैठना चाहिए? सबके बैठने की अरेंजमेंट तो यहाँ है ना? हाँ बेशक, लेकिन तुम तो स्पेशल हो ना भाई, तुम मिस्टर ईशान कपूर की गर्लफ्रेंड हो। तुम्हें यहाँ पर छोड़कर क्या मिस्टर ईशान कपूर तुम्हारी इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं? करिश्मा ने कहा और सना के सामने चेयर लगाकर बैठ गई। तभी एक क्रू मेंबर ने उन दोनों के लिए जूस का गिलास लाया और पकड़ाकर चला गया। करिश्मा ने जूस का एक घूंट भरते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है सना। सच कहूँ तो तुम मिस्टर ईशान की गर्लफ्रेंड हो और मुझे बहुत प्यारी लगती हो। फैंस भी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मिस्टर ईशान कपूर वो तो तुम्हारे साथ ठीक से पेश भी नहीं आते हैं। सना ने देखा करिश्मा ईशान की बुराई कर रही थी। उसकी बात सुनकर सना ने हल्की स्माइल की और कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे और ईशान के बीच की बात होनी चाहिए। क्यों, है ना? सना के जवाब को सुनकर करिश्मा का मुंह बन गया, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। असल में बात ये थी कि करिश्मा ने कई बार ट्राई किया था कि वो ईशान कपूर के करीब जा सके और उससे अपने रिश्ते बना सके, लेकिन हर बार ईशान ने उसे अपने करीब आने का मौका ही नहीं दिया। हालांकि ईशान करिश्मा की रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उसने कभी किसी लड़की को भाव नहीं दिया। सना इकलौती लड़की थी जिसे ईशान कपूर ने पब्लिकली भाव दिया था और उसके सता वो कंट्रोवर्सी में आने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका साफ मतलब फैंस ने ये समझ लिया था कि सच में सना उसकी गर्लफ्रेंड ही थी। पब्लिकली सना को अपनी गर्लफ्रेंड बताने के पीछे ईशान का दो मकसद था। पहले ये था कि सना के साथ कंट्रोवर्सी में होने के कारण किसी भी लोगों की नज़र नियति और ईशान के रिश्ते पर नहीं जाएगी, और दूसरा कि जाने क्यों की, लेकिन ईशान को सना के साथ रहने में मज़ा आता था। ईशान के लिए सना अब उसकी खास फ्रेंड बन चुकी थी और अब तो सना ने भी ईशान को अपना अच्छा दोस्त मान लिया था और दोनों के बीच एक दोस्ती का नायाब रिश्ता बन चुका था। सना की बातों को सुनकर करिश्मा को अंदर से गुस्सा आया, लेकिन उसने ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, ये तुम दोनों का मामला होना चाहिए। मैं तो बस तुम्हारे लिए कंसर्न थी। थैंक यू सो मच, सना ने स्माइल की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।